हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारी जो क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए 40 डेज स्ट्रैटेजी, तो उसी के श्रृंखला में आगे जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डे 3। और इससे पहले दो उस पर अगर आप देखेंगे तो वो प्लेलिस्ट में अगर पता नहीं प्लेलिस्ट में तो अभी डाला है नहीं डाला, लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे तो वो परसों डे 1 था, कल डे 2 था, आज डे 3 है। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो क्वेश्चंस हैं मिल्टन के। आप ये मत सोचिएगा कि 30-40 क्वेश्चंस में ही क्या ये सारे राइटर्स निपट जाएंगे। मैं इनको घुमा घुमा के ला रही हूँ, क्योंकि जैसे अभी 40 मैंने वर्ड्सवर्थ के करा दिए, फिर मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच और ग्रामर करवाया, कुछ कोट्स करवाई, फिर आज मैं मिल्टन के क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। तो मैं इस तरीके से रोटेशन पे लेके आऊँगी, फिर लेकर आऊँगी 30 क्वेश्चंस, फिर 40 क्वेश्चंस वर्ड्सवर्थ के, शेक्सपियर के, मतलब 30-30 करके मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। एक साथ 100-200 नहीं करके आ रही, थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब अपना जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले हम इस कोटेशन से ही स्टार्ट करेंगे। ये कोटेशन पैराडाइज लॉस्ट की है। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड अ हेल ऑफ हेवन। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अपने आप में इतना सक्षम होता है कि चाहे तो हेल को हेवन बना दे और चाहे तो हेवन को हेल। तो ये कोटेशन से आज स्टार्ट करने का मीनिंग ये था कि सैटर्न की लाइंस हैं कि वी आर केपेबल इनफ टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन द डिज़ास्टर। अगर हम चाहें तो बुरी से बुरी परिस्थिति को भी अपॉर्चुनिटी में टर्न कर सकते हैं। उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी में टर्न करने का मतलब अच्छे सेंस में, और चाहें तो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आ रही है और हम उसे फेंक दें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट डू यू वांट। चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 3, that Milton was of the devil's party without knowing it was said by। अब आपको मैं बताऊं कि मिल्टन ने अपनी उम्र के लास्ट फेज में, when he was completely blind, और मिल्टन ने अपनी एज अपने इसमें लास्ट उसमें एक एपिक लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट। ओरिजिनली इट वॉज इन 10 बुक्स एंड लेटर इट डिवाइडेड इंटू 12 बुक्स, क्योंकि एपिक के मैनर में। और मिल्टन ने जब ये एपिक लिखा है तो मिल्टन जो है उसने जब तक ये भगवान के बारे में या हेवन के बारे में, एंजल्स के बारे में लिखा, तो ऐसा लगता है जैसे मिल्टन के हाथ जो हैं वो बंधे हुए थे। लेकिन जैसे ही मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग अबाउट सैटर्न, ऐसा लगा बंधनों को तोड़ दिया गया और मिल्टन जो है वो सैटर्न के रूप में मिल्टन की जो बातें हैं वो बाहर निकल कर आ रही हैं। सैटर्न जो है वो माउथपीस बन गया मिल्टन का। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए विलियम ब्लेक ने ये चीज़ कही कि ब्लेक का ये मानना था कि मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि ऐसा लग रहा है, लिखा तो पैराडाइज लॉस्ट है, उसकी थीम भी है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन, लेकिन मिल्टन जो है वो एडवोकेट जो कर रहा है वो किसको कर रहा है? सैटर्न को। तो इसका आंसर है ब्लेक। द आंसर इज ब्लेक। Now the next question is, what author wrote Life of Milton? ये Lives of Poet 52 पोएट्स की जो बायोग्राफी है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखी है, जो डेथ डेट से उन्हें क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर किया है। और लाइफ ऑफ मिल्टन उन्हीं में से एक पार्ट है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का ये जो है उन्होंने लिखी है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जो मैंने आपको बताया लाइव्स ऑफ पोएट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेम इज द लास्ट infirmity of the noble mind, in which poem of Milton does this line occur? ये लाइन जो आती है मिल्टन की, ये दी गई है लाइसिडास पोएम में। लाइसिडास पोएम मिल्टन ने कंपोज करी थी 1637 में, और ये उनके जो फ्रेंड की मृत्यु के उपरांत लिखी गई थी।
उनकी मृत्यु के उपरांत लिखी गई थी। और ये जो पोएम है ये 193 लाइंस की है और इस पोएम को एक मोनोडी कहा जाता है। ये एक पेस्टोरल एलिजी है और ये पोएम जो लाइन है, फेम इज़ द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, तो ये लाइंस ली गई हैं लाइसिडास पोएम से। दैट वाज कंपोज्ड इन 1637 और इट्स अ मोनोडी। 193 लाइंस हैं इसमें और वो भी अनराइम्ड लाइंस हैं। Now the next one is Milton's Paradise Lost is divided into the same number of books। देखिए ये क्वेश्चन सबको पता है कि 12 बुक्स हैं मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में, तो ये और जो हैं वो दे दिए गए एपिक्स जिनमें बुक्स के नंबर्स पता होने ज़रूरी हैं। तो ये देखिए वर्जिल का एनियड, इलियड, ओडिसी, वर्जिल का एनियड है, होमर का इलियड, ओडिसी, फेरी क्वीन स्पेंसर के, इनके सबके बुक की संख्या अलग अलग है। तो अब आप ये देखिए एनियड में 12 हैं, इसमें 24 हैं, इनमें भी 24 हैं, इसमें 6 हैं। तो सबको पता है कि ये किसकी है। दैट इज़ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ सेम नंबर ऑफ बुक्स एज एनियड हैज़। चलिए आगे बात करते हैं। Which book of Paradise Lost begins with an invocation to light? Paradise Lost की जो बुक है, बुक 3rd, जिसे कहा जाता है कि ये इन्वोकेशन टू लाइट यानी कि लाइट को इन्वोक करती है। ये जो पोएम है, ये जो एपिक है, ये बाकायदा एपिक्स की ही फॉर्म में लिखा गया है। मीडिया रस से शुरू होता है। इससे पहली जो 2 किताबें हैं उनमें लाइट का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें इन्वोकेशन टू लाइट की यानी कि लाइट को इन्वोक, आवाहन किया गया है। तो ये जो बुक 3rd है इसमें इन्वोकेशन टू लाइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which book of Paradise Lost does Milton discuss the principles of free will and divine justice? कौन सी किताब में फ्री विल का वर्णन किया गया है? फ्री विल का वर्णन भी किया गया है बुक 3rd में, जिसमें जो गॉड हैं वो अपनी क्रिएशन को फ्री विल देते हैं और उसके बाद उनके कर्मों के हिसाब से डिवाइन जस्टिस उन्हें भुगतना होगा, ये बताते हैं। तो ये भी जो वर्णन किया गया है ये भी किया गया है बुक 3rd में। बुक 3rd जो मैंने अभी आपको बताई थी, इन्वोकेशन टू लाइट भी जिसे में किया जो है दिया गया है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है, एपिक के मैनर में ही लिखा गया है। इट्स अ सेकेंडरी एपिक और इसमें जो है मीडिया रस से शुरू होता है। मीडिया रस का मतलब होता है फ्रॉम द जो है बीच में से, फ्रॉम द मिडल। शुरुआत से कहानी नहीं पता चलती है, बैकग्राउंड स्टोरी बाद में पता चलती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंग्लिश सॉनेट्स इन ऑल वर रिटन बाय मिल्टन। देखिए ये घूमा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से आपको लग रहा होगा इसमें से तो कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि मिल्टन ने तो 24 सॉनेट्स लिखे हैं। अब बात यह है कि मिल्टन ने 18 इंग्लिश जो सॉनेट्स लिखे हैं वो केवल 18 लिखे हैं। ही रॉट 18 इंग्लिश सॉनेट्स, बाकी के इंग्लिश नहीं है। तो मिल्टन रॉट 18 सॉनेट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश सॉनेट्स जो है उसके 18 है। They also serve who only stand and wait, this line occurs in। ये भी मिल्टन के ही एक सोनेट की लाइन है, When I consider how my light is spent। और ये जो सोनेट है, इस सोनेट में ही ये लाइन है कि They also serve who only stand and wait। अगर आप इसको देखिए, They also serve who only stand and wait। अब इसमें ये जो serve वर्ड है, इसमें आप देखिए They also serve कि वो भी सर्व करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं, who only stand and wait, जो अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ सर्व का मतलब जो है वो सेवा करना भी है और यहाँ पर सर्व का मतलब जो है वो अपनी बारी आने का इंतज़ार करना भी है। तो ये देखिए ये जो लाइंस हैं ये आई हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, या जो मैंने अभी आपको बताया था मिल्टन का सोनेट है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट।
What is Milton's on the nativity of Christ? Milton ने जब Milton was 21 years of age, he composed a poem, Ode on the Christ, Ode on the Christ nativity, or Ode on the morning of Christ nativity. और ये मिल्टन वॉज ओनली 21 ईयर्स ऑफ एज जब ये पोएम उन्होंने कंपोज करी थी, जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि क्राइस्ट के जन्म के बारे में और क्राइस्ट को आशीर्वाद देने के लिए जो मजाइज़ हैं वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने कहानी में जो है दिखाया है। और ये है ओड। ओड का मतलब होता है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो ओड का मतलब होता है, ओड इज़ दैट लिटरेरी टर्म जिसमें किसी को एक बहुत ही लोफ्टी पोएम होती है, एक बहुत ही एक एलिगेंट से सब्जेक्ट पे लिखी हुई होती है। ये क्राइस्ट के बर्थ पर लिखी हुई है और इसमें क्राइस्ट को संबोधित करके ये पोएम जो है वो लिखी गई है। Milton has written a poem entitled Allegro. What is the meaning of the title? ये जो टाइटल्स हैं Allegro and Al Penseroso, ये टाइटल्स म्यूजिकोलॉजी से लिए गए हैं और ये दोनों पोएम्स जो हैं कंपेनियन पोएम्स हैं, एक साथ ही कंपोज करी गई थी 1632 में। पर देखिए पब्लिश तो जो है ये सब बाद में ही हुई है, कंपोज करी गई थी। और उस समय मिल्टन ने जब ये पोएम लिखी है तो ये जो पोएम है, ये टाइटल जो है अलीग्रो का मतलब होता है अ वेरी चीयरफुल मैन। ये पोएम जो लाइन इसमें है म्यूजिकोलॉजी से इसका टाइटल लिया गया तो ए वेरी चीयरफुल मैन, कि बहुत ही खुश मिजाज में। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो है मर्थ और एंटागनिस्ट है मेलंकली। जो प्रोटैगनिस्ट मतलब मुख्य कलाकार और एंटागनिस्ट मतलब होता है जो उसका विरोधी, दैट इज़ मेलंकली। और इसी की कंपेनियन पोएम अलीग्रो अल पेंसेरोसो में उन्होंने जो दिखाया है वो मेलंकली, गॉडेस मेलंकली को इन्वोक किया है। तो अलीग्रो का मतलब है चीयरफुल मैन। Now the next question is, Milton has written another poem entitled Al Penseroso. What is the meaning of the title? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। Penseroso जो वर्ड है इसका ये यहाँ से ये पेंसिव, ये मेलंकली मैन भी आता है और इसके अलावा ये पेंसिव मैन भी आता है। तो ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। पेंसिव का मतलब होता है सोच की मुद्रा में, और मेलंकली यानी कि दुख या बहुत ही गहन दुख में, और पेंसिव मैन, ये दोनों में से कोई से भी इसके मीनिंग्स जो है वो आ सकते हैं। मिल्टन बोरोड द थीम फॉर कॉमर्स फ्रॉम। मिल्टन ने कॉमर्स की थीम कहाँ से ली है? कॉमर्स मिल्टन का एक मास्क है। जिस समय पे मिल्टन ने अपनी लिटरेरी करियर की शुरुआत करी थी, ऑब्वियसली उस समय स्टेज ड्रामाज इतने नहीं थे, चल रहे थे। एलिजाबेथन एज के साथ ही स्टेज ड्रामाज ख़त्म हो गए थे। तो मास्क और ये जो समय था ये जो है इसमें ज़्यादा चेस्टिटी पर और प्योरिटी पर, इन पर बल दिया जा रहा था, प्यूरिटनिज्म। तो ये जो मास्क है कॉमर्स, ये अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने प्रस्तुत किया गया था और इसकी जो थीम है वो ऑनर चेस्टिटी इसकी थीम है। कॉमर्स एक गॉड ऑफ रिवेलरी जो है मिल्टन ने दिखाया है, जो एक लेडी है उसको सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं कि इसकी थीम कहाँ से ली गई है। तो मिल्टन ने कॉमर्स की थीम ली है स्पेंसर के फेरी क्वीन से, और ये स्पेंसर के फेरी क्वीन में मिल्टन के एक्चुअली कॉमर्स भरा पड़ा है। कॉमर्स इज रिप्लीट विद द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रॉम फेरी क्वीन, कि बहुत ज़्यादा मिल्टन वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसर, और स्पेंसर के फेरी क्वीन के बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने कॉमर्स में जो है वो स्थान दिया है। और कॉमर्स की जो थीम है वो स्पेंसर की फेरी क्वीन से ली गई है। Milton derived the title for his Areopagitica from the Greek word Areopagus.
व्हाट वाज एरियोपेगस? बात ये है कि मिल्टन ने जिस समय ये एरियोपेजिटिका निकाला था, उस समय मिल्टन का अपनी वाइफ के साथ मतभेद चल रहा था और वो जो है उनसे डिवोर्स लेना चाहते थे, मगर वो हो नहीं पा रहा था। तो इसीलिए उन्होंने जो डिवोर्स ट्रैक्ट्स पे उनके रोक लगा दी गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उन्होंने मांगी थी और इसी पर उन्होंने लिखी थी एरियोपेजिटिका। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस था बेसिकली, हम जो लिखें हमें छापने की अनुमति जो है वो होनी चाहिए, दैट्स व्हाट ही वांटेड। तो ये जो एरियोपेजिटिका है, ये ग्रीक वर्ड एरियोपेजिस से लिया गया है। ये है क्या? ये है ग्रीक हिल where a tribunal for the liberty of speech was held। ये एक ग्रीक हिल है जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए एक बाकायदा एक मीटिंग जो है वो हुई थी। तो इसीलिए ये टाइटल जो है ये इन्होंने यहीं से लिया है, एरियोपेजिटिका का, एरियोपेजिस से। मिल्टन wrote a large number of political pamphlets and treatises, what are they called? जब मिल्टन जो हैं वो अपने टूर से वापस आए थे तो उसके बाद और इंग्लैंड में एक बहुत ही अफरा तफरी की सिचुएशन थी, क्योंकि जो चार्ल्स वन के अगेंस्ट, चार्ल्स वन did not believe in the policies of parliament। चार्ल्स वन पार्लियामेंट को बिल्कुल ही जो है वो किसी सिरे से ही उसने नकार दिया था। उन्होंने जो है पार्लियामेंट को ही रद्द कर दिया था। अब उनके खिलाफ जो है वो बहुत सारे लोग एक आंदोलन से उठने लगे थे और दो गुटों में जो है लोग बट गए थे और राउंड हेड्स हो गए थे और प्यूरिटन्स, ये सब एक साथ हो गए थे। राउंड हेड्स जो हैं और केवेलियर्स एंड राउंड हेड्स, जो चार्ल्स वन को चाहने वाले थे वो केवेलियर्स, जो कि पार्लियामेंट की तरफ से थे प्यूरिटन्स और राउंड हेड्स। और आखिरकार जीत हुई थी पार्लियामेंट की और इसमें जो है बेसिकली क्रॉमवेल के आने के साथ मिल्टन जो है ही वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ क्रॉमवेल। तो उन्होंने पोएम से अपना नाता बिल्कुल तोड़ लिया था और उस समय उन्होंने प्रोज उन्होंने लिखे थे। वो काफ़ी सारी चीज़ों के रिफॉर्म्स के लिए थे, जैसे ऑफ एजुकेशन है, जो जितने भी और या उनके डिवोर्स जो ट्रैक्ट्स लिखे थे। तो ये जो सारे प्रोज वर्क हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है ट्रैक्ट्स। They are called tracts, prose tracts। The period known as the age of Milton। अब आप इसको देखिए, 1625 में चार्ल्स वन राजा बने थे और 1660 में मोनार्की रीएस्टेब्लिश्ड हुई थी विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स सेकेंड। जब वो राजा बने थे तो उनकी पॉलिसीज़ नहीं पसंद थी। 1642 में थिएटर्स भी जो बंद करवाए गए थे वो किन्होंने बंद करवाए थे? प्यूरिटन्स ने बंद करवाए थे। और क्रॉमवेल जो है वो लॉर्ड प्रोटेक्टर जो है वो बन गए थे शासन। क्रॉमवेल के समय में मिल्टन ने बहुत अपना जो है एक अच्छी पावरफुल लाइफ जो है वो जी, लेकिन जैसे ही मोनार्की रीएस्टैब्लिश हुई, मिल्टन की सारी जो पावर्स थी वो छिन गई थी। तो मिल्टन का जो समय माना जाता है वो है दैट इज 1625 to 1660। Milton's poetry is a mirror in which the writer's character is very clearly reflected who made this statement। कि मिल्टन की जो पोइट्री है वो एक ऐसा मिरर है जिसमें राइटर का कैरेक्टर दिखाई देता है। तो ये जो शब्द हैं ये कहे गए हैं मैकमिलन के द्वारा। ये कोट्स भी पूछ ली जाती हैं किसने किसके बारे में क्या कहा, तो ये कोट कही गई है मैकमिलन के द्वारा। When Saturn leaps over of the fence into paradise, what does Milton liken him to? ये क्वेश्चन है कि जब चोरी छिपे सैटर्न जो है वो पैराडाइज में फेंस में से घुसता है तो मिल्टन ने उसे किसकी जो है वो भूमिका किस रूप में उसे दिखाया है? तो इसे देखिए, ये है अ वुल्फ लीपिंग इनटू अ शीप्स पेन। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि एक भेड़िया जो है वो
एंटर कर रहा है शीप के जो भेड़ों के बाड़े में जो है वो एंटर कर रहा है। तो सैटर्न का जो तुलना है वो इससे की गई है। Who made the rhymed version of Paradise Lost? मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट जब लिखा था, दैट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, वो बिल्कुल भी राइम नहीं करता है। तो मिल्टन ने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखा है तो ड्राइडन took परमिशन फ्रॉम द ओल्ड ब्लाइंड पोएट कि क्या मैं इसका राइम्ड वर्जन निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने जो है ड्राइडन ने पैराडाइज लॉस्ट का राइम्ड वर्जन निकाला है। ड्राइडन द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट, उन्होंने राइम्ड वर्जन निकाला है किसका? पैराडाइज लॉस्ट का राइम्ड वर्जन उन्हीं के द्वारा निकाला हुआ है। Who described Milton as an acrimonious and surly Republican? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लाइव्स ऑफ पोएट लिखी, उनमें से एक बायोग्राफी मिल्टन की भी है। मगर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि क्या हुआ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को कि उन्होंने लाइसिडास पे भी ये लिखा कि उनका मतलब उनका ये मानना था कि लाइसिडास जो है वो जो पोयम है वो बहुत ही राइम नहीं करती है, उसमें बहुत ही उसकी हार्श जो है वो टोन है। और ऐसा ही उन्होंने कहा एक्रीमोनियस एंड सरली रिपब्लिकन, कि बहुत ही ज़्यादा बिटर और सरली, बहुत ही एक बिटर एक कड़वा जो है वो रिपब्लिकन थे। तो ये कहना था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। अब देखिए क्रिटिक्स तो हर उसमें मिलते ही है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रिटिक्स जो हैं वो ना मिलें। जॉन मिल्टन्स लाइसिडास इज व्हाट जॉनरा ऑफ पोइट्री, कि लाइसिडास जो लिखी है उन्होंने वो मिल्टन की कौन सी जॉनरा है पोइट्री की? ये जो जॉनरा है दैट्स अ पेस्टोरल एलिजी। अब ये पेस्टोरल एलिजी होती क्या है? पेस्टोरल एलिजी का मतलब होता है कि व्हेन अ पोएट assumes the role of a shepherd and he mourns over the death of a companion of his companion, तो साथी शेफर्ड की डेथ पर वो मौन करता है, तो उसे जो है कहा जाता है पेस्टोरल एलिजी। तो लाइसिडास इज़ अ पेस्टोरल एलिजी, और ये उन्होंने मिल्टन ने ये लिखी थी, मैंने अभी आपको बताया था, इट वॉज कंपोज्ड इन 1637। Now the next question is, what is John Milton's one talent mentioned in on his blindness? पहले तो हम बात करते हैं कि मिल्टन ने अपने सोनेट When I consider how my light is spent, उसमें उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा है कि I had one talent that was death to hide। ये जो टैलेंट वर्ड है इसमें उन्होंने पन यूज़ करा है, क्योंकि पन इसलिए है इसमें क्योंकि इसमें उन्होंने टैलेंट वर्ड के दो मीनिंग दिखाए हैं, एक है मनी और एक है उन्होंने दिखाया अपना एबिलिटी टू राइट पोएट्री। एक्चुअली ये बिब्लिकल अल्यूज़न उन्होंने इसमें लिया है, मनी का इसलिए लिया है कि जब एक साहूकार एक सेठ जो है वो जाता है और अपने 3 नौकरों को सिक्के दे के जाता है कि जब मैं आऊँ तो इनको डबल ट्रिपल करके रखना, तो कोई इससे कुछ खरीदता है, एक उससे कुछ खरीदता है और तीसरा जो है उसे मिट्टी में दबा देता है और उसे लगता है इसमें से पौधे निकलेगा और इसमें से जो है वो और पैसे निकलेंगे। तो वो टैलेंट उसने बर्बाद कर दिया, वो सिक्का उसने बर्बाद कर दिया। तो उसी को रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे पास एक ही टैलेंट था पोएम्स लिखने का, लेकिन उसकी आंखें छीन लेने की वजह से वो टैलेंट भी उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ एबिलिटी टू राइट पोइट्री। Now the next question is, thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. Whom do Milton mention here? अब आप देखिए यहाँ पर कि इसी when I consider how my light is spent, उसी में ही उन्होंने कहा है मिल्टन ने कि गॉड डजंट नीड मैंस लेबर मैंस गिफ्ट, कि भगवान को इंसान के लेबर इंसान के गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, कि भगवान के तो एक इशारे पे हज़ारों एंजल्स जो हैं वो यहाँ से वहाँ भागते हैं। तो ये जो है वो किसकी बात की जा रही है? एंजल्स की बात की गई है कि थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स एट हिज बिडिंग स्पीड।
God doth not need either man's work or his own gifts. Identify the poem. ये मैं पहले ही बता दिया कि ये है When I consider how my light is spent या On his blindness. Lycidas by Milton is an elegy और pastoral elegy. ये एक मोनोडी भी है जिसमें एक ही आवाज़ जो है वो आती है, तो मोनोडी है. कुछ पॉइंट्स इसके लिख देती हूँ. 193 लाइन पोएम है. ठीक है. कंपोज्ड इन 1637. ठीक है जी. Who are God's best servant according to Milton? भगवान के कौन से बेस्ट सर्वेंट्स होते हैं मिल्टन के हिसाब से? तो ये हैं दोज हु ओबीडियंटली फॉलो द विल एंड विशेस ऑफ गॉड, जो भगवान की आज्ञा को मानते हैं और कोई भी सवाल नहीं करते. Now the next question is, which poem of Milton represents the poet in a gay and merry mood and it paints an idealized picture of rustic life from dawn to dusk? ये मैंने अभी आपको बताया था कि that is Allegro. अलीग्रो पोएम में उन्होंने दिखाया है कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो गॉडेस ऑफ मर्थ को जो है वो इन्वोक करते हैं और मेलंकली को कंडेम करते हैं, और इन्होंने उसमें खुशनुमा माहौल जो है वो दिखाया है. ये टाइटल जो है वो म्यूजिकोलॉजी से लिए गए हैं. When the Civil War broke out in 1642, Milton threw himself heart and soul into the struggle against king. ये मैंने आप लोगों को एक चीज़ ये बताई थी अभी कि 1642 में थिएटर्स वर क्लोज्ड क्योंकि वो पार्लियामेंट के द्वारा प्यूरिटन्स के द्वारा बंद करवा दिए गए थे. राजा उस समय थे चार्ल्स वन, और ये सिविल वॉर जब छिड़ गया था तो ये जो है मिल्टन ने स्ट्रगल जो थी वो किसके खिलाफ थी? दैट वाज अगेंस्ट चार्ल्स वन, क्योंकि दे वर अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ चार्ल्स वन. ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ये चार्ल्स वन की मृत्यु को सही ठहराने के लिए ही उन मिल्टन ने जो है वो लिखी थी. Which poem of Milton deals with the subject of temptation in the wilderness? मिल्टन की कौन सी पोएम है जो टेम्पटेशन इन वाइल्डरनेस पर आधारित है? मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा जिसमें फॉल ऑफ मैन दिखाया और आखिर में ये कहा कि इंसान को उसकी ब्लिसफुल सीट तब मिलेगी जब क्राइस्ट आएंगे और इंसान को दोबारा से रिडीम करेंगे. इसका मिल्टन ने इसके बाद पैराडाइज रीगेन्ड लिखा जो कि एक शॉर्ट एपिक है, और पैराडाइज रीगेन्ड में उन्होंने दिखाया क्राइस्ट को. क्राइस्ट के आने से सैटन घबरा जाता है और सैटन जो है वो क्राइस्ट को जब वो अपने 40 डे के फास्ट के उसमें हैं, अपने पीरियड में हैं, तो वो क्राइस्ट को वाइल्डरनेस में यानी कि वाइल्डरनेस में बार बार क्राइस्ट को लुभाने का प्रयास करता है जिससे द फॉल ऑफ क्राइस्ट हो, कि क्राइस्ट का फॉल होगा तो मैन का फॉल ऑटोमेटिकली अपने आप होगा ही, और जो इंसान है वो कभी भी अपनी ब्लिसफुल सीट को अटेन नहीं कर पाएगा. तो इसका आंसर है दैट इज पैराडाइज रीगेन्ड. In which poem Milton deals with an ancient Hebrew legend of Samson, the mighty champion of Israel, now blind and scorned, working as a slave among Philistines? मिल्टन ने इसको वर्क को अपनी एक पोएम कहा है. क्लोजेट ड्रामा की है तो ये क्लोजेट ड्रामा, मगर मिल्टन ने इसे ये भी अपनी लाइफ के लास्ट फेज में लिखा है और ये इन्होंने इसे पोएम कहा है. और इसका एक बहुत फेमस डायलॉग है आइलेस इन गज़ा, और इसमें ये जो है ये पोएम जो मिल्टन की है हिब्रू लेजेंड है सैमसन का, जिनकी जो ताकत थी वो उसके बाल में थी. वो ये हमें मिल्टन की कौन से वर्क में देखने को मिलता है? तो दैट इज सैमसन एगनिस्टस. सैमसन द एगनिस्ट, सैमसन जो कि एक रेसलर थे. Now the next question is, eyeless in Gaza at the mill with slave, this line taken from which poem of Milton? ये मैंने अभी आपको बताया, ये सैमसन एगनिस्टिस से लाइन ली गई है. और सबसे ये बात बताऊँ आपको, इसमें से एक क्वेश्चन और है कि आइलेस इन गज़ा, इस पर एक जो वर्क है आइलेस इन गज़ा, ये टाइटल जो है एल्डस हक्सले ने लिया है अपने वर्क के लिए.
तो आइलस इन गज़ा पे एल्डस हक्सले ने अपने वर्क के लिए इस लाइन को यूज़ किया है, मिल्टन की लाइन को। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज Which poem of Milton is called the last great Elizabethan poem? तो कौन सी पोएम को मिल्टन की लास्ट ग्रेट एलिजाबेथन पोएम कहा जाता है? That is Paradise Lost को कहा जाता है, because it has the grandeur of epic, और इसमें एलिजाबेथन एज में रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रेनेसांस से जो सबसे ज़्यादा रिवाइवल ऑफ लर्निंग, जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें, जो पोएम्स और उनको एक गोल्डन एज ऑफ पोइट्री जो है वो लेटर एलिजाबेथन एज को कहा जाता है। और एपिक कल्चर को दोबारा से रिन्यू करने का श्रेय जो जाता है वो मिल्टन को जाता है, इसीलिए ये पोएम जो है वो कही जाती है द लास्ट ग्रेट एलिजाबेथन पोएम। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, डे 4 में।